वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी दिल्ली पुलिस की, सीपीओ की, एसएससी जीडी की, सीएसएफ की, बीएसएफ की, एसएसबी की, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट चेक होते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, मैं ये बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी फर्दर डिटेल्स मिलेंगी जो कि अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, सीपीओ की, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को मेडिकल से पहले ध्यान देने वाली होती है, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब आप वहाँ पर मेडिकल के लिए जाना तो आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले देख लेनी है, समझ लेनी है, क्या क्या चीज़ें साफ करके जानी है, जिससे कि आप वहाँ पर मेडिकल में अनफिट ना हो। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, जिसमें आपका शुगर और ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाएंगी। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, और आपका शुगर क्या है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी नापा जाएगा और शुगर लेवल भी मेज़र किया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए सिस्टोलिक लेस देन 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80। यहाँ पर आपको ये जो अगर इतना ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये नॉर्मल काउंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बीपी भी मैटर करता है कि ज़्यादा अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हो सकता है कि उस चीज़ को बोल दें कि ये टेम्प्रेरी रिजेक्टेड है, ये अनफिट है। तो इस वजह से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पे जब जाना तो बहुत ज़्यादा नर्वस या बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से भी बीपी में चेंजेस होते हैं। जब आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाना तो आप वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर पी लेना, क्योंकि वहाँ पे यूरिन टेस्ट भी होगा और यूरिन टेस्ट में आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं निकलना चाहिए। आपका यूरिन टेस्ट में वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेस पानी पियोगे तो हो सकता है कुछ उसमें गंदगी निकलने के चांसेस रहते हैं। तो आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर को ड्रिंक कर लेना, जिससे कि वहाँ पे आपके कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस ना निकले। अब बात कर लेते हैं ईयर का। वहाँ पे आपका कान भी चेक होगा, वहाँ पर आपके कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आप अपना ईयर को बिल्कुल क्लीन करके जाना, जिससे कि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप अपना कान साफ़ करके जाओगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं दिखेगी, और फिर कान में कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर आपकी हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की नॉइज़ को दूर से पास से हर तरीके से सुनने में कैपेबल हों। कान का पर्दा सही होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की जैसे कि कान का बहना, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप देख लो कि आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों का इलाज करा लेना, और फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना कि आपका ईयर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। वहाँ पर ड्रॉपिंग शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक शोल्डर थोड़ा ऊपर और एक थोड़ा नीचे होता है, तो उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। आपके दोनों शोल्डर्स जो होते हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए। अगर किसी का हल्का फुल्का नीचे ऊपर है तो वो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अनफिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान देना कि आपके चेस्ट और शोल्डर में जो चीज़ें मेन वहाँ पर दी जाती हैं, स्पेशली मेल्स, एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर नॉर्मल होना चाहिए। चेस्ट शेप शुड बी नॉर्मल। चेस्ट आपका उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके चेस्ट में इस तरीके से अगर कोई उबरापन होगा तो वहाँ पर हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, इसलिए आपका जो चेस्ट होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपके शोल्डर्स झुके हुए ज़्यादा ना हो, अगर ऐसे हैं तो आप एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट और फिजिकली फिट रहना है आपको, क्योंकि वहाँ पर बॉयज़ का वहाँ पर एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड चेस्ट भी देखा जाता है कि कितना एक्सपेंड करने पे, जैसे मान लो 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है तो 82 अप्रॉक्सीमेटली आपको वहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद मांगा जाता है, क्योंकि अगर 77 सेंटीमीटर मांगा गया है आपका चेस्ट तो एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। अगर किसी के 6 फिंगर हैं, इस तरीके से किसी भी एक हैंड में अगर एक्स्ट्रा फिंगर है या दोनों हैंड में, तो वहाँ पर ये चीज़ अलाउड नहीं होती कि अगर आपके हैंड या लेग्स में अगर 6 फिंगर्स है तो ये चीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो अगर किसी की ये फिंगर्स हैं तो आप देख लीजिए कि आपके पास ऐसी फिंगर्स नहीं होनी चाहिए। 6 फिंगर्स अगर हैं तो वो बाय बर्थ है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर ऐसी फिंगर्स हैं आपके पास या आपके हाथों में तो आप अनफिट हो जाएंगे।
यहाँ पर आप ये देख लो लिखा हुआ है पॉलीडेक्टिली। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपके जो ये एबनॉर्मली कैरेक्टराइज जो प्रेजेंस होते हैं ना 6 और मोर ज़्यादा फिंगर्स या टोज़ के, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी किसी की एक छोटी सी फिंगर लगी होती है, लेकिन किसी किसी के टोटल वहाँ पर 6 फिंगर्स होती हैं। तो आपके चाहे एक थोड़ा सा छोटा अंगूठा हो या फिर टोटल पूरी तरीके से 6 फिंगर्स हो, ये चीज़ वहाँ पर अनफिट होती है, क्योंकि टोटल काउंटिंग में 6 फिंगर नहीं होनी चाहिए, 5 फिंगर्स होनी चाहिए एक हैंड में। वेरिकोज वेन्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पर वेरिकोज वेन्स भी अलाउड नहीं होती है। अगर किसी के पैर में इस तरीके का है तो अलाउड नहीं है। अगर किसी के पैर में इस तरीके की वेन्स दिखाई देती हैं या वेन्स में स्वेलिंग है तो वहाँ पर वो अनफिट कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा कि अगर उसके पैरों में इस तरीके से वेरिकोज दिख रहा है तो ये वेंस नहीं दिखनी चाहिए। स्वेलिंग इस तरीके से उभरापन धब्बे धब्बे जैसा जो दिख रहा है आपको ये स्पॉट यहाँ पर, ये यहाँ पर स्वेलिंग होती है वेंस की, जो कि अलाउड नहीं होती है मेडिकल में। किसी भी पर्सन को अगर पाइल्स है, जिसे हम लोग बवासीर बोलते हैं हिंदी में, तो ये अलाउड नहीं होता है कि अगर किसी भी पर्सन के पाइल्स हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं है। वो पाइल्स हैं अगर तो वो उसका इलाज करा लें, पहले से ट्रीटमेंट करा लें, जिससे कि वहाँ पर आपको पाइल्स ना निकले और आप उसका पहले से ट्रीटमेंट करा लो कि आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पर पाइल्स निकलता है तो आप वहाँ पर फिट नहीं होंगे। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे आप एसएससी जीडी का दो, सीआरपीएफ का दो, सीएसएफ का दो, वहाँ पर आपकी बॉडी में स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से भी आपका वाइट अगर स्पॉट है तो वहाँ पर ना हो। एस्पिरेंट्स के तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस तरीके से एक्ने और ये छोटे छोटे पोज जो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा खून जैसे, ये भरे भरे नहीं होने चाहिए। और वहाँ पर आपके हैंड्स में इस तरीके से होने चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए जिसमें ये टिक लगा हुआ है, इस तरीके से आपके हैंड होने चाहिए, ना कि इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि वहाँ पर आपके हाथ खोल कर देखा जाएगा। इस तरीके से अगर आपकी फिंगर में गैपिंग है या किसी की उंगली जैसे कभी बचपन में कट गई है या थंब टूट गया या फिंगर्स टूट गई हैं, हाफ फिंगर्स है, तो वो वहाँ पर अनफिट कर दिए जाएंगे। आपके पूरी तरीके से पूरी फिंगर्स इस तरीके से होनी चाहिए। अगर इस तरीके से ज़्यादा गैपिंग है या फिर अगर छोटी बड़ी फिंगर्स आ रही है, कटी फिंगर है, तो वो वहाँ पर अनफिट कर दिया जाएगा। आपके प्रॉपर थंब और 4 फिंगर्स होनी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके फ्लैट फुट होते हैं, तो यहाँ पर फ्लैट फुट अलाउड नहीं है। अगर किसी इंसान का फ्लैट फुट है तो वो अनफिट माना जाएगा। और यहाँ पर आपका ऐसे जब आप पंजे रखते हो ज़मीन पे, इस तरीके से आपका कर्व होना चाहिए। पैर के तलवे रखने पर आपकी थोड़ी सांस होनी चाहिए, वो बिल्कुल ज़मीन पे टच नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आपका पैर मेज़र करते हैं, पूरा बराबर रखेंगे, नीचे झांक कर देखते हैं, हाथ लगा कर देखते हैं कि कहीं उनके पैर के बीच में स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं होती, फ्लैट फुट होता है तो वो अलाउड नहीं होता, उसे वो लोग टेम्प्रेरी अनफिट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉकनी की प्रॉब्लम होती है। वैसे तो नॉकनी अनफिट माना जाता है। यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम, अगर आप कंपटीशन देने के बाद मेडिकल देने जाते हो फोर्सेस में, बट इसकी एक्सरसाइज होती है, आप नॉकनी को सही भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मेडिकल में फ़िट होना है तो आपके ये नॉर्मल पैर होने चाहिए। इस तरीके से आपका लेग होना चाहिए जो कि नॉर्मल होता है और ये फिट होता है। अगर किसी की नॉकनी है डैट विल बी रिजेक्टेड। अगर किसी की बो लेग्ड है तो वो भी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इस तरीके से लेग्स होने चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख लो कि इस तरीके से आपका यहाँ पर फ्लैट फुट ना हो और इस तरीके के लेग्स फिट माने जाते हैं। आपका वहाँ डेंटल चेकअप भी होगा जिसमें आपके तीत मेज़र किए जाएंगे। तो आपके तीत भी बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए, बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। जब आप जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल क्लीन करा के जाना। डेंटल चेकअप जो होगा वहाँ पर डेंटिस्ट होंगे, वो चेक करेंगे। तो आपके तीत जो होने चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और जो वहाँ पर टोटल डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, पहले तो आपके 30-32 होते हैं, वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद वहाँ पर आपको टोटल पॉइंट्स जो होते हैं ना वो 22 चाहिए होते हैं। और मिनिमम 14 की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर किसी के 14 तीत पूरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि अपर जॉ लोअर जॉ को मिला के काउंट किया जाएगा, मोरल प्री मोरल कैनाइंस इंसीजर्स, फिर ये आगे के जॉज, जब ये होगा तो आपकी ये तीत पूरे बराबर मैच करा के देखे जाएंगे कि ये पूरे कंप्लीट हैं या नहीं। फिर उसी के बिहाफ पे वहाँ पर आपके पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। जब वहाँ पर आपके डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये पूरे सेम जगह पे मिलने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मिल रहे हैं तो मेडिकल ऑफिसर्स उस चीज़ को अनफिट नहीं करते। बट बहुत ज़्यादा अगर गैपिंग होती है
या अगर सही से गम्स में फिट नहीं होते हैं, तीत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक सीक्वेंस में प्रॉपर नहीं होते हैं, तो ये कभी कभी मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो अनफिट कर देते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि आप अपने टीथ्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाना, ब्रश करके जाना अच्छे से। बाकी आपके दांतों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले से उसका ट्रीटमेंट करा लो, जैसे कि ब्रुशेस लगना अगर टीथ बराबर नहीं है, या फिर आप देख लो कि आपके अगर 22 पॉइंट्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वहाँ पर 14 पॉइंट्स बनने ही बनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी के पायरिया है तो वो अलाउड नहीं होती है, उसको तुरंत वहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं और वो अनफिट माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो कि आपको पायरिया की डिसीजेस नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गम से ब्लड नहीं निकलना चाहिए। और टीथ टेस्ट जब होता है तो आपके टीथ में ज़्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपके टीथ अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं तो वो चल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा अगर हैं तो आप ब्रशेस की हेल्प लेकर पहले से ही डेंटिस्ट से टीथ सही करवा लो, जिससे कि आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और प्रॉपर वहाँ पर एक एक टीथ की चेकअप की जाएगी, पूरा डेंटल पूरा हर एक चीज़ देखेंगे। तो अगर किसी के कोई कैविटी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें गैप फिलिंग करा लें, अगर गैप है तो उसको फिल करा लें, बाकी उसका ट्रीटमेंट करा लें, जिससे कि आपके वहाँ पर टीथ के जो 14 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए वो कम से कम 14 आपको मिल जाए। बाकी आप उसका गैप है तो उसको फिल करा के उसकी ट्रीटमेंट करा लो, जिससे कि आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर आपका वहाँ पे चेस्ट एक्सरे भी होगा, जो कि बहुत नेसेसरी होता है। चेस्ट एक्सरे किया जाता है वहाँ पर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पेशली फीमेल्स का ब्रेस्ट चेकअप भी होता है, जिससे कि वहाँ पे कैंसर है नहीं है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारी, तो वो हिडन होती है, दिखती नहीं, इस वजह से वहाँ पर उस चीज़ का भी चेकअप किया जाता है। और मेंस का भी चेस्ट बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, तो उसका एक्सरे किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हैंड्स, जब हैंड्स होते हैं ना वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके हैंड्स में कोई एंगल टिल्टेड एंगल नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके हाथ जब वहाँ पर सीधे कराए जाएंगे, वहाँ पर जब आपके हाथ सीधे कराए जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा निकली नहीं होनी चाहिए। कि जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं ये इमेज दिखा रही हूँ, इसमें से आप देख सकते हो कि जब आपके हाथ स्ट्रेट कराए जाएंगे तो आपके यहाँ पर ये चीज़ें आउटर यहाँ बाहर की तरफ नहीं निकले होने चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ इधर साइड निकले होंगे तो वो अनफिट कर दिया जाएगा। आपके ज्वाइंट करने पर ये हैंड्स बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से स्ट्रेट होने चाहिए। आपको ऐसे फोल्ड करा के हाथ देखेंगे वो पूरी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सही से फोल्ड होने चाहिए। आप फिस्ट वहाँ पर बंद करवा कर देखते हैं, आपके पूरे थम्स फिंगर सही से बंद होने चाहिए मुट्ठी पे। तो ये सारी चीज़ें देख लो कि अगर किसी के हैंड्स जैसे कि थोड़ी थोड़ी अगर एल्बो बाहर निकली है, बाहर की तरफ निकली है, तो वो वहाँ पर फिट नहीं मानी जाएगी। आपके यहाँ से ये हैंड्स टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। जब वहाँ पर करवाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही मेज़र किए जाएंगे। आपके फिंगर्स और आपके एल्बोज, हैंड्स, फिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप फिजिकल में फिट होंगे। नहीं तो यहाँ पे हैंड्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है। आपका जब टीथ चेकअप होगा तो वो पूरा अपना एक उनके पास मिरर होता है, उससे पूरा वो चेकअप करते हैं। मेल या फीमेल हो, सबके पूरी तरीके से चेक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चार्ट देख सकते हो कि किस हिसाब से आपके जॉ काउंट होंगे, क्योंकि टोटल 32 टीथ होते हैं, जो कि 16 ऊपर जॉ में होते हैं और 16 नीचे जॉ में होते हैं। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 32। यहाँ पर आपके पॉइंट्स गिने जाते हैं कि स्टार्टिंग 4 टीथ के 1 पॉइंट्स होते हैं, इधर 1 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मोरल प्रीमोरल के आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर टीथ का अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी फीमेल्स का एक अलग पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊँगी, तो जो भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मैं पूरा एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है, तो मैं आपको शेयर कर सकूं, जिससे कि आप लोग सारी जानकारी पहले से ही ले सको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। नोट्स टेस्ट भी होता है एसएससी जीडी का। अगर जिन्हें एक्सपीरियंस मेडिकल दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे नोज टेस्ट भी होता है। नोज में आपका जो बोन होता है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को अनफिट कर देते हैं। तो वहाँ पे डेविएटेड सेप्टम अलाउड नहीं है। बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो बोल देते हैं कि ठीक है आपको टाइम मिल रहा है, बट बहुत सारे ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं जो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। और ये अगर किसी को प्रॉब्लम है बोन साइनस की या फिर नोज़ में प्रॉब्लम है,
अगर उसे साइनस की या नोज़ में कोई भी प्रॉब्लम है या नोज़ में बोन टेढ़ी है तो वो पहले ही उसका डीएनए सर्जरी करा ले, जिससे कि वो ट्रीटमेंट ले सके, तो मेडिकल में से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पर नोज़ टेस्ट भी होती है। आप ये मान लीजिए आपका इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल पार्ट हो, आपकी हर एक एक चीज़ वहाँ पर चेक की जाती है मेडिकल में। कुछ सर्जरीज़ होती हैं जैसे कि नोज़ सर्जरी, बाकी इंटरनल अगर किसी ने कोई सर्जरी करा रखी है, कोई ऑपरेशन करा रखा है। आइज़ सर्जरी यहाँ पे अलाउड नहीं है। किसी ने अगर आइज़ की सर्जरी करा रखी तो यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चंस रहता है कि मेरे स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं तो क्या ग्लासेस वहाँ पर अलाउड हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी फोर्स का दो, स्पेक्टिकल्स अलाउड नहीं होते हैं। तो लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो भी मैं बताऊंगी कि अगर किसी के स्पेक्टिकल लगे हुए हैं तो उसका क्या सलूशन है। तो सबसे पहले जिसके स्पेक्टिकल्स लगे हैं तो वो परेशान नहीं हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि डिपेंड करेगा आपके मेडिकल फिट होने और ना होने पे। तो ये चीज़ आप डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आई से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी स्क्वेंट आई नहीं होनी चाहिए, रतौंधी या फिर जिसको रात में नहीं दिखता है, या फिर इस तरीके से जो आप इमेज में देख रहे हो इस तरीके से स्क्वेंट आई अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। और आई साइड जो होता है ना, जैसे लेफ्ट हैंड वाले जो होते हैं उनकी लेफ़्ट आई बेटर होती है और राइट हैंड वालों की राइट आई बेटर होती है। तो यहाँ पर आपकी बेटर आई और वर्स आई के लिए जो आई साइट चाहिए, विजन साइट चाहिए, वो होना चाहिए 6/6। बेटर आई के लिए होना चाहिए एक तरफ और दूसरी आँख का 6/9 होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों के स्पेक्टिकल्स लगें क्या उन्हें मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिनके स्पेक्टिकल्स लगें वो भी मेडिकल में फ़िट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो लेफ़्ट हैंडर होते हैं ना, तो उनकी लेफ़्ट आई बेटर होती है और राइट हैंड वाले की राइट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नियर विज़न होगा वो आपका 6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, बाकी वर्स आई के लिए आपका 9। तो मतलब कि आपका यहाँ पर 6/6 और 6/9 चीज़ मैटर करती है। बेटर आई के लिए आपका नियर विज़न और डिस्टेंट विज़न जो होता है वो 6/6 होना चाहिए। वर्स आई के लिए आपका जो होता है ना, अब मतलब ये जो बता रही हूँ ना मैं, ये बहुत रियल है कि 6/6 और 6/9 आपका विज़न होना चाहिए। नियर विज़न आपका 6 होना चाहिए बेटर आई का, और वर्स आई का 9 होना चाहिए। डिस्टेंस विज़न का बेटर आई का 6 होना चाहिए और वर्स आई का 6/9। तो ये चीज़ें आप ध्यान दे दो कि अनकरेक्टेड विजुअल एक्वेटी डिस्टेंट विजन जो है 6/6 और वर्स आई का 6/9। तो अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है और अगर उसका इतना विज़न आ रहा है तो वो फिट हो जाएगा। वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उसको रिजेक्ट नहीं करते, अनफिट नहीं करते हैं कि चश्मा लगा लेकिन फिर भी इतना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप कलर विज़न देख लो कि अगर आपका ये कलर विज़न है CP 3 तो आप फिट हो, क्योंकि वहाँ पर कलर विज़न भी देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। आपको इस तरीके से वहाँ पर दिखाया जाएगा और वो पॉइंट आउट करेंगे कि आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिससे कि वो पहचानना चाहेंगे कि आपके कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आप कलर विज़न कर पा रहे हो या नहीं। इस तरीके से वहाँ पर आपको चार्ट दिखाया जाएगा और फिर जिस चीज़ में वो पॉइंट करेंगे वो डिजिट आपको यहाँ पर देखकर बतानी होगी, जिससे कि श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस या कलर विज़न आपका सही है। बाकी एक तरफ की आपकी एक बार आँख बंद कराई जाएगी और दूसरी तरफ की एक बार बंद कराई जाएगी। मतलब कि अगर आपकी पहले राइट हैंड साइड वाली आंख बंद कराई गई तो यहाँ से आपको कुछ लेटर्स पढ़ाए जाएंगे जो वो पूछेंगे कि ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोगों को जिसमें भी वो पॉइंट आउट करेंगे आपको वो लेटर बताना होगा एक आंख से। बाकी फिर दूसरी आंख से भी ऐसे पूछेंगे, मतलब एक बार में एक आंख बंद कराएंगे इस तरीके से और फिर आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये आप इमेज दे सकते हो कि एक बार पहले एक आंख बंद करने के बाद आप जब एक आंख बंद करोगे तो जो वो लेटर पूछेंगे आपको वो बताना पड़ेगा। उसके बाद जब उससे बता लोगे तो फिर आपकी दूसरी आंख बंद कराकर आपको फिर से वहाँ पर लेटर्स ये वाले पूछे जाएंगे कि आप किस तरीके से वहाँ पर देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, पास से देख पा रहे हो, दूर से देख पा रहे हो। इस तरीके से वहाँ पर उल्टे सीधे हर प्रकार के लेटर्स वहाँ पर आपको शो किए जाएंगे। लेटर्स से नंबर्स फिर आपको रिकॉग्नाइज करके पहचान कर उनको बताना होगा। अगर बता ले जाते हो तो आप फिट हो जाओगे कि हाँ आपकी आँखें बिल्कुल सही हैं और नियर और डिस्टेंस विजन दोनों आपका सही है कि आप पास और दूर दोनों का देख पा रहे हो।
इंटरनल बॉडी के पार्ट भी चेक होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट आपका चेक होता है, हार्ट बीट चेक होती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट में छेद तो नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक हर्निया टेस्ट भी होता है, स्पेशली एसएससी जीडी और बाकी में होता है, जिसमें आपका इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपका ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर आपके पार्ट में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके के यहाँ पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हर्निया बोला जाता है। मीन्स इसके लक्षण होते हैं कि यहाँ पे पेन होता है और ये मतलब उभरापना यहाँ पर आ जाता है। तो आप यहाँ पे एक और आपको इमेज दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आता है यहाँ पे स्वेलिंग। आप ये देखो, जैसे कि हर्निया डिसीजेज जो जिनको होती है ना, उसमें यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो थोड़ा फैटी हो जाता है, और जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो अंदर होती है, जो वो हर्निया में कुछ हिस्सा जो होता है वो थोड़ा उसका बाहर की तरफ निकल आता है, जो कि वहाँ पर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर हर्निया बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिसको भी हर्निया की प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता और उसको ऑफिसर्स अनफिट कर देते हैं। अगर किसी को ये हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, जिससे कि आप जब मेडिकल पे जाओ या किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम आपको ना हो। क्योंकि यहाँ पर हर्निया में क्या होता है, पेट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और मांसपेशियाँ या उत्तक में छेद के मध्य से कोई अंग जो होता है वो उभर कर बाहर की तरफ आने लगता है, और इसे ही हर्निया कहते हैं। यहाँ पर मेल्स का ब्रेस्ट चेक होता है, जिससे कि पता चल सके कि उनको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई गांठ या कोई कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं, इसलिए ब्रेस्ट चेक भी होता है फीमेल्स का। बाकी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं मेनली उनके लिए है ये, कि अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो टाइम पीरियड उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है कि उनका जो मेडिकल है वो बाद में हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो वहाँ पर बता सकती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, जिससे कि उनको आगे टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो उनके लिए वो सीट रिजर्व कर ली जाती है। फीमेल्स का भी प्राइवेट पार्ट चेक होता है, इसलिए जो भी फीमेल्स है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर जाएँ। बाकी अंडर आर्म्स ये सब चीज़ें जो भी हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाएँ, जिससे कि वहाँ पे वो बिल्कुल अच्छे से अपना फिजिकल और मेडिकल दे सकें, क्योंकि मेडिकल में आपका भी बॉडी का एक एक पार्ट चेक होगा। कराई थी सर्जरी, तो उसमें कम से कम 3 मंथ्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टाइम पीरियड दिया है कि मेडिकल अगर आपने कोई किसी भी प्रकार की सर्जरी कराई है तो इतने टाइम के पहले आपकी सर्जरी हुई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ये पॉइंट देख सकते हो, एनी सर्जरी कंडक्टेड बिटवीन, अगर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम और री मेडिकल एग्जाम जब होगा, ठीक है, उस समय अगर या उससे कुछ दिन पहले ही अगर सर्जरी कराई हुई होगी तो हो सकता है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स आपको वहाँ से बाहर कर दें। लेकिन आपकी सर्जरी अगर इन मंथ्स के पर्टिकुलर मंथ्स के पहले और पर्टिकुलर सर्जरी अगर इसमें से आपने कोई करा रखी है या कोई ऑपरेशन करा रखा है तो आपको इतना टाइम पीरियड होना चाहिए, कितने गैप बाद आपका वहाँ पर मेडिकल होगा। नहीं तो अदरवाइज़ वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको अनफिट बता देंगे कि आप अनफिट हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी अब टैटू की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आजकल। जैसे टैटू का सबसे ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो मेनली सभी लोग टैटू का शौक़ रखते हैं और टैटू कराते हैं। तो यहाँ पर आपको टैटू की चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आपका टैटू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आप पढ़ सकते हो कंटेंट। कैंडिडेट के अगर हाथ में टैटू है, अगर वो टैटू रिलीजियस सिंबल्स, फिगर्स या किसी रिलीजियस नेम से रिलेटेड है तो वो अलाउड होगा। जैसे कि इंडियन आर्मी अलाउ करती है, बट पर्टिकुलर कुछ ही टैटूज़ होते हैं जिनका साइज़ बहुत मिनिमल होना चाहिए, वही अलाउ होते हैं। बाकी अगर आपने कोई बहुत फैशन वाला हार्ट ये सब बना रखा है तो वहाँ पे रिजेक्ट भी कर देते हैं मेडिकल ऑफिसर्स। बाकी यहाँ पर किस जगह पे आपका अगर टैटू है तो आप पास कर दिए जाओगे मेडिकल में। तो ये आप देख लीजिए, टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी, लाइक अगर किसी भी फोम आर्म के अंदर, जैसे कि स्पेशली अगर आपके लेफ्ट फोर आर्म में टैटू है कोई, जिससे जो कि नॉन सल्यूटिंग लिम्ब होता है, जिससे आपको सल्यूट नहीं करना है, अगर उस हाथ में है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बाकी जिस हाथ से आपको सल्यूट करना है अगर उस हाथ में है तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो नॉन सल्यूटिंग लिम्ब की तरफ अगर आपके टैटू है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। बाकी टैटू का पर्टिकुलर साइज़ भी दिया है कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको वहाँ पे मेडिकल में वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर टैटू आपके एल्बो या हैंड पे है तो उसका साइज़ सिर्फ और सिर्फ आपके एल्बो और हैंड जो होता है उसके सिर्फ 1/4 पार्ट तक का ही साइज़ होना चाहिए। अगर इससे ग्रेटर हुआ या बड़ा हुआ तो आपको वहाँ पे रिजेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आई थिंक आपका टैटू को लेकर यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आपको हर तरीके के टैटू अलाउड नहीं है। टैटू में भी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस
थिंग से रिलेटेड जो टैटू होंगे, सिंबल, फिगर्स, नेम, बस वही अलाउड होंगे। और वो भी आपका एल्बो और हैंड का जो साइज़ होता है उसका 1/4 पार्ट तक ही छोटा सा आपका अगर है तो। बाकी यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं यही बोलूँगी जो भी एस्पिरेंट्स है, जो बिगनर्स हैं, वो टैटू बिल्कुल मत बनवाएं। आप अपनी एक बार लाइफ सेटल कर लो, इसके बाद आपको कुछ चीज़ें जो परमिट होती हैं वो आप कर सकते हो, बट अभी रैदर देन ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने सिलेक्शन लेने में, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से फिजिकली या मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि आप वहाँ जाओगे और बोल दिया जाए डैट यू आर अनफिट। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारी पूरी डिटेल्स मेडिकल से रिलेटेड प्रोवाइड करने की कोशिश की है और ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूँ तो आपको मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, आप किसी भी फोर्स में जाओ वहाँ पर मेडिकल टेस्ट ज़रूर होते हैं, और आप फिजिकली फिट रहो, पहले से उस चीज़ को ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइजेस करो। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी, यू कैन आस्क मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।